जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने भाग 3 तक कवर कर लिया था। आज हम देखते हैं भाग 4 के बारे में। भाग 4 जो कि डीपीएसपी कहा जाता है। डीपीएसपी का मतलब होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व क्या होता है, पहले हम देखते हैं। डीपीएसपी का मतलब क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी ऐसी पॉलिसीज जिसे राज्य डायरेक्ट करती है या राज्य निर्देशित करती है अथवा राज्य द्वारा संचालित की जाती है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं नॉर्मल सी चीज़ें जो अक्सर क्वेश्चन के रूप में पूछी जाती है और जो आजकल बहुत ही नॉर्मल हो गए हैं। तो हमने देखा था भाग 3 खत्म होता है आर्टिकल 35 पे, तो ये शुरू होता है आर्टिकल 36 से और कहाँ तक जाता है, आर्टिकल 51 तक। आर्टिकल 51 इसे हम कहाँ से लेके आए थे, भारतीय संविधान में हमने इसे कहाँ से जोड़ा था, तो हमने जोड़ा था आयरलैंड से, इसे हमने जोड़ा था। मगर आजकल क्वेश्चन आता है कि आयरलैंड से कहाँ से लेके आया था, तो आयरलैंड से लेके आया था स्पेन से। अब आप सोच रहे होंगे कि स्पेन कहाँ से लेके आया, तो स्पेन ने इसे खुद ही बनाया था। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखना है कि इसे आयरलैंड ने बनाया था, आयरलैंड से हम लेके आए थे और स्पेन ने इसे बनाया था। यानी कुल मिला के जो यूरोपियन कंट्री है, तो स्पेन ने इसे बनाया था और आयरलैंड इसे अपने इधर कॉपी मारा और हमने अपने इधर पे मार दिया। एक्चुअली हमने टोटली कॉपी नहीं किया था, इसके जो इम्पोर्टेंट तथ्य थे उसमें हमने भारत के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से जो सही बैठ रहे थे उनको लिया था। तो चलिए इसके बारे में सबसे पहले हम आर्टिकल को शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि भाग 4 क्या होता है। इससे क्या होता है, हम किसी चीज़ को देख लेते हैं तो हमें उसको पढ़ने में बातें समझ भी आती हैं और जल्दी याद भी होता है, और जो चीज़ें हमें समझ आती है उसे हमें पढ़ने में मज़ा भी आता है। तो चलिए इसको हम मज़ेदार रूप में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संविधान निर्माण होता है। तो आपको पता है संविधान निर्माण होना शुरू हो जाता है तो तभी ये 1900, ये समझिए ये संविधान है, ठीक है। ये संविधान है, तो ये संविधान ये शुरू होता है बनना 1946 से, यानी जब हमें आज़ादी मिलने वाली थी उसके पहले से ही इसका निर्माण चालू हो गया था। लेकिन हमें तभी पता चला कि पाकिस्तान आज़ाद होना चाहता है, तो 1946 में ही ये मोहम्मद जिन्ना अली जो थे, इन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो था, ये भारत से पाकिस्तान को अलग करने की मांग थी, और इसमें इन्होंने, मोहम्मद जिन्ना ने क्या किया, बहुत ही घिनौने कार्य किए थे। यानी बहुत ही मास लेवल पे जीनोसाइड्स यानी नर हत्याएं कराई थी, महिलाओं के रेप आदि कराए थे, बहुत मतलब बच्चों को तक नहीं छोड़ा, इन्होंने बच्चों को तक मार डाला। तो इससे गांधी जी बहुत आहत हुए, पूरा देश हमारा आहत हुआ था। तो फाइनली हमको बात माननी पड़ी और भारत से अलग करके पाकिस्तान का निर्माण कराना पड़ा। तो भारत की अगर मैं बात करती हूँ, एक मिनट में थोड़ा मैप बना लेती हूँ, इससे समझने में आसानी होगी। हाँ, तो ये ऑलमोस्ट भारत का मैप जैसा ही लग रहा होगा। यहाँ से थोड़ा सा पाकिस्तान का भी एरिया बना देती हूँ। हाँ, ये पाकिस्तान। तो इन्होंने क्या किया था, ये बंगाल वाले क्षेत्र में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। इससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। इतिहास में हम इसके बारे में और अच्छे से चर्चा करेंगे। तो इसी समय क्या हुआ, संविधान बनना भी चालू हुआ था। इसी समय पाकिस्तान एक अलग देश बनने की मांग भी उठी थी। तो क्या हुआ कि हमारे देश में लगभग 200 से 250 वर्षों से अधिक साल से ब्रिटिश साम्राज्य का राज था, और इन्होंने भारत को आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा लूट लिया था। यानी हमारे भारत की जितनी भी संपत्ति थी, गोल्ड वगैरह थी, और भी जो चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, उसको लेके चले गए थे। तो भारत आर्थिक रूप से कंगाल हो गया था। और जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ 1947 में, आज़ादी के एक दिन पहले 14 अगस्त,
तो हमें कुछ रकम इस पाकिस्तान को भी देनी पड़ी थी। तो वैसे ही हमारे इधर पे पैसे नहीं थे और ये लोग और पैसे लेके चले गए थे। तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं और भारत के देशवासियों को मिलनी चाहिए थी, पर वो मिल नहीं पाई। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो भी नशीली चीज़ें होती हैं इन पे प्रतिबंध, जैसे शराब नशीली चीज़ है, अफीम वगैरह ये सारी नशीली चीज़ें होती हैं, तो इन पे अपन कैसे लगाम लगाएं। तो जब हम अच्छी चीज़ें क्वालिटी वाली प्रोडक्ट देते हैं तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिक सही दिशा में कार्य करता है और हम सोचने समझने के लायक रह जाते हैं कि नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। और दूसरा ये होता है कि जहाँ पे नशीली चीज़ों का सेवन हो रहा है तो वहाँ पे हम पुलिस प्रोटेक्शन या फिर लॉ के द्वारा पहले कानून बनाएंगे, पर क्या होता है ऐसी चीज़ों में जो नशेड़ी लोग होते हैं वो इन सब के वजह से दंगा फसाद करने लगते हैं। तो दंगा होने लगता है तो उसके लिए हमें कोई ना कोई एक फोर्स चाहिए जो इसे रोके, जैसे पुलिस प्रोटेक्शन हो गया। तो इसके लिए हमें पुलिस की भर्तियां करानी पड़ेगी, लेकिन उस समय इतना पैसा नहीं था कि पुलिस की भर्तियां करा के हम उनको सैलरी दे सकें। तो नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध हम चाहते हुए भी नहीं लगा पा रहे थे। ऐसे ही होता है गौ हत्या। वैसे तो अन्य जानवरों की हत्या भी अच्छी बात नहीं होती है, मगर गाय को हिंदू धर्म में श्रेष्ठ जानवर का दर्जा मिला है। इनकी तुलना देवताओं से की जाती है। तो ये गौ हत्या जो था उसको भी हमें बंद कराना था तभी, लेकिन क्या हुआ, पैसे की फिर से वही प्रॉब्लम होती, दंगा फसाद होने के बहुत कंडीशन थे और तुरंत ही भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। तो यहाँ पे भी बहुत चांसेस थे कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में वॉर हो जाए। ठीक है, ऐसे ही और चीज़ें थी, जैसे इन सब चीज़ों को हटा के हम देखें तो शिक्षा, ये हमें मुफ्त चाहिए थी, यानी मुफ्त देने का सोच रहे थे, क्योंकि शिक्षा बहुत बड़ा हथियार होता है। शिक्षा के बारे में अंबेडकर साहब ने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जिसने इसे पिया है वह दहाड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि अंबेडकर साहब जी के साथ में बहुत ही ज़्यादा जातियाँ हुई थी, मगर उन्होंने एक शिक्षा के दम पे पूरे देश को बदल डाला। संविधान की देन हमें अंबेडकर साहब के लिए ही, मतलब हम बोलते हैं कि इन्होंने यही संविधान के कर्ता धर्ता है। तो सोचिए आप शिक्षा में कितनी ताकत होती है। इसलिए भारत में शिक्षा मुफ्त देने की बात चल रही थी, मगर उस टाइम पे हमारे पास पैसे नहीं थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमें तुरंत मिलनी थी एज अ मूल अधिकार। ठीक है, तो ये मूल अधिकार के रूप में हमें मिलना चाहिए था, मगर हमको मिल नहीं पाए। तो अब दिक्कत ये हो रही थी कि हमने मूल अधिकारों के नाम पे हमें ये चीज़ें दे रहे थे, मगर कैसे देते। तब हमारे संविधान के सलाहकार थे BN राव, संविधान सलाहकार। इनका नाम कई बार ही पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, BN राव। तो ये इन्होंने सलाह दी कि एक काम करते हैं कि हमारे पास जितने भी टाइप के मूल अधिकार हैं, तो जो मूल अधिकार हम तुरंत लागू कर सकते हैं या फिर जिसमें हमें पैसे की प्रॉब्लम ना आए, उसे हम भाग 3 में रख देते हैं। और ऐसे मूल अधिकार जो हमें देना तो है, मगर जब हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी तब हम उसे लागू करा सकें, तो उसे हम भाग 4 में रख देते हैं। तो बेसिकली भाग 3 और भाग 4 दोनों ही मूल अधिकार के प्रकार हैं। तो भाग 3 में वो मूल अधिकार हैं जो हमें जन्म से ही मिल जाते हैं, जिसमें पैसे आदि की समस्या तुरंत लागू करने में उपलब्ध नहीं थी, और जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थे। मैंने आपको बताया था, इसे हम मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, यानी अधिकार पत्र। जन्म लेने के बाद जिस चीज़ों पे हमारा अधिकार हो जाता है वैसे वाले मूल अधिकार, और जो आर्थिक स्थिति पे निर्भर करते हैं तो उसे हमने भाग 4 में डाल दिया। तो आपको मैं और इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहती हूँ। उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो इस संविधान के निर्माण में, जिसमें 395 आर्टिकल हैं, मतलब हैं तो 450 प्लस आर्टिकल, मगर काउंटिंग वाइज 395 आर्टिकल हैं। इन आर्टिकलों का संकलन, यानी इस पूरी संविधान पुस्तक के निर्माण में लगभग 389 लोगों का योगदान था, जो कि बाद में 299 ही बचे थे। तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, 395 - 6 यानी 389। तो इतने सदस्यों की भागीदारी थी। ठीक है, इतने सदस्यों की भागीदारी थी, जो कि विभाजन के बाद और 1950 में 26 जनवरी में फाइनल
संविधान को लागू करते समय इतने लोग बचे थे, कुछ की मृत्यु हो गई थी और कुछ पाकिस्तान चले गए थे। तो अब आप समझ सकते हैं कि 389 लोग कम नहीं होते हैं। तो आपको कभी ना कभी कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा कि संविधान के बारे में इन्होंने ये कहा या उन्होंने ये कहा, तो आप समझ जाइएगा कि वो इसी संविधान सभा जो कि 389 लोगों की सदस्य की कमेटी थी, उनमें से कोई एक था, जिसमें से एक जिसके बारे में मैं अभी आपको चर्चा करके बताने वाली हूँ कि केटी शाह नाम के व्यक्ति थे। तो ये केटी शाह व्यक्ति, अब आप समझ गए होंगे कि केटी शाह कौन थे, क्योंकि जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मैं समझ ही नहीं पाई थी। मैंने कहा यार ये बीच में कौन आ गया है, तो याद रखने में प्रॉब्लम थी। बाद में मुझे पता चला कि ये भी संविधान निर्माण के एक व्यक्ति थे, तो फिर मुझे समझ में आया और मुझे ये चीज़ याद हो गई। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस कंडीशन में ना फंसें, कोई मतलब कन्फ्यूज़न ना रहे आपको, इसलिए पहले बता दिया। तो इन्होंने भाग 4 के संदर्भ में कहा था कि भाग 4 के संदर्भ में कहा था, ये एक ऐसा चेक है जिसे बैंक अपनी मर्जी से काटता है या देता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो कि हमें केटी शाह ने बताया था। इनका मतलब था कि क्या होता है, जब भी हम बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं तो इसमें हम अगर चेक वगैरह देते हैं कोई भी, तो बैंक ऑब्वियसली इसको काटेगा, मगर ये कब काटता है, जबकि इसका कोई कस्टमर इस चेक को काटने का बोले, यानी मेरे पास जो चेक है मैं इसे भरूंगी, उसके बाद बैंक इसको काटेगा। लेकिन भाग 4 एक ऐसा चेक है जिसे बैंक अपनी मर्जी से काटता है, ना कि उसके कस्टमर की मर्जी से। क्योंकि अगर मेरा चेक है तो बैंक अपनी मर्जी से नहीं काट सकता, जबकि मैं ना बोलूं और उसको फिर मैं भरूंगी, फिल करूंगी, सिग्नेचर दूंगी, तभी बैंक काट सकता है। लेकिन भाग 4 को बैंक अपनी मर्जी से काटता है, ना कि हमारी मर्जी से, ठीक है। तो भाग 4 तो हमारे लिए बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी इसे राज्य सरकार लागू करती है। तो समझते हैं राज्य सरकार क्यों लागू करती है। इसमें क्या हुआ था कि हमने देखा अभी कि ये आर्थिक स्थिति की वजह से रुका था। तो जब भी किसी राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक होगी तो राज्य सरकार इसके आर्टिकल में लिखे क्लॉज को जोड़ेगी और उसके हिसाब से नियम कानून बनाती है। इसलिए इसे राज्य लागू कर सकता है, क्योंकि हर राज्य की कंडीशन एक जैसी नहीं होती है। इसलिए बोल दिया गया था कि जिस राज्य की कंडीशन आर्थिक स्थिति सुधरती जाएगी वो अपनी पॉलिसी में भाग 4 में सम्मिलित आर्टिकल को जोड़ेगी और उसको अच्छा बनाने की कोशिश करेगी। यानी ये भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्व पूरी तरह से राज्य पे डिपेंड करते हैं। और राज्य क्या होता है मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था। तो चलिए आज यहीं तक, और इसके आर्टिकल के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करूँगी, और इससे जुड़े कुछ अन्य 1-2 चीज़ और रह गई है, उसको भी बताऊँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।